एवरीवन, तो आज मैं डिस्कस करूंगी साइंस बिहाइंड डीएनए आइसोलेशन। यानी डीएनए आइसोलेशन की साइंस क्या है, इसे आज हम समझते हैं। तो डीएनए आइसोलेशन के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। देयर आर कन्वेंशनल मेथड्स, जहाँ पर लैब में रिएजेंट्स को इस्तेमाल करके डीएनए आइसोलेट किया जाता है। जैसे देयर इज़ अ मेथड कॉल्ड फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोएमाइल अल्कोहल, दिस वन मेथड। उसके अलावा किट बेस्ड मेथड्स भी हैं। डीएनए आप अपने घर पे भी आइसोलेट कर सकते हो, सिंपल चीज़ों को इस्तेमाल करके। घर पे भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से आप डीएनए आइसोलेट कर सकते हो। तो प्रोटोकॉल चाहे जो भी हो, उसके पीछे की जो साइंस है वो सेम है, ठीक है। सो द प्रिंसिपल बिहाइंड डीएनए आइसोलेशन इज़ सेम, ठीक है। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो 3 स्टेप्स हैं, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन डीएनए आइसोलेशन एंड दीज आर: स्टेप 1 इज़ cell disruption, the second one is precipitation, and the third one is purification, ठीक है। तो इन्हीं 3 स्टेप्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज सेल डिस्ट्रप्शन। सो व्हाट हैपन्स इन सेल डिस्ट्रप्शन? तो ये सबको पता है कि जो डीएनए है वो कहाँ है, वो रहता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अगर एनिमल सेल है तो यूकैरियोटिक सेल है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर है। अगर बैक्टीरियल सेल है तो सेल के अंदर है, उसमें ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं है। एनीवेज, सेल डिस्ट्रप्शन, सेल को डिस्टर्ब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो सेल डिस्ट्रप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए है सेल के अंदर, उसको सेल से बाहर निकालना है, ठीक है। तो सेल डिस्ट्रप्शन में 2 मेथड्स होते हैं, 2 चीज़ें करते हैं सेल डिस्ट्रप्शन में। फर्स्ट इज़ फिज़िकल डिस्ट्रप्शन, फिज़िकली डिस्टर्ब करते हैं सेल को, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ वी यूज़ डिटर्जेंट, ठीक है। तो 2 चीज़ें करते हैं सेल डिस्ट्रप्शन के लिए। फिज़िकल डिस्ट्रप्शन, जिसमें कि आप टिश्यू को मैश करते हो, ठीक है। अगर टिश्यू है तो उसको मैश करते हैं ताकि सेल्स जो है वो निकल आएँ, फिर सेल्स का ब्रेक डाउन हो जाए। और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिज़ोल्व हो जाए और जो डीएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाए। तो ये सेल डिस्ट्रप्शन है। तो इसमें ज़्यादा कोई साइंस नहीं है, ठीक है। जो मेन स्टेप है दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, जो दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या है? द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेसिपिटेशन। अगला स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए को आप बाहर निकालते हो, सेल से बाहर निकालते हो, तो क्योंकि जो भी आप सैंपल आप डिस्ट्रप्शन करते हो, सेल्स को डिस्ट्रप्ट करते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है वो सारा कुछ एक्वस मीडियम में होता है, ठीक है, वाटर बेस्ड मीडियम में होता है। तो डीएनए क्या है? डीएनए इज़ अ हाईली सॉल्यूबल मॉलिक्यूल, ठीक है। पानी में बहुत ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। डीएनए इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो जब डीएनए को सेल डिस्ट्रप्शन से जब डीएनए बाहर आता है तो वो डिज़ोल्व स्टेट में होता है, सॉल्यूबल स्टेट में होता है, ठीक है, वो सॉल्युबलाइज्ड होता है। अब उसको क्या करना होता है? प्रेसिपिटेट करना होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज़ अ प्रेसिपिटेशन स्टेप। और जो मेन साइंस है वो जो मैं डिस्कस करूँगी आज, वो इसी स्टेप को डिस्कस करूँगी। तो इसमें क्या है? प्रेसिपिटेशन में 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं टू प्रेसिपिटेट आउट द डीएनए। फर्स्ट थिंग इज़ वी ऐड सोडियम सॉल्ट, हम सोडियम सॉल्ट ऐड करते हैं। द सेकेंड थिंग वी डू इज़ वी ऐड इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो कुछ मेथड्स में इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है और कुछ मेथड्स में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किया जाता है। कहीं कहीं पर तो अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज़ यूज्ड इन रूम टेम्परेचर, और कहीं कहीं पर कहते हैं कि चिल्ड स्टेट में आप यूज़ करो, ठीक है। कहीं कहीं पर कहते हैं यू यूज़ चिल्ड इथेनॉल और चिल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इन 2 स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये दोनों स्टेप्स ज़रूरी हैं फॉर प्रेसिपिटेटिंग आउट द डीएनए। तो इसमें पहला क्या है? वी ऐड सॉल्ट। व्हाई डू वी ऐड सॉल्ट? सो वी ऐड सॉल्ट। तो जनरली लैब में हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ सोडियम एसीटेट, और घर पे अगर हमने डीएनए आइसोलेट करना होगा तो हम यूज़ करते हैं NaCl, ठीक है। तो सपोज़ करो हमने NaCl डाला, तो अब क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इट हैज़ नंबर ऑफ
नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, डीएनए में क्या है, बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, एंड दीज फॉस्फेट ग्रुप्स गिव डीएनए अ नेट नेगेटिव चार्ज। डीएनए का जो चार्ज है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं दैट मेक्स डीएनए हाईली पोलर। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है, वो कैसे डिसॉल्व रहता है वाटर में, कैसे डिसॉल्व रहता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन शेल। सो जो वाटर है वो डीएनए के अराउंड एक हाइड्रेशन शेल बना देता है। ठीक है, बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद द फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होती है बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेशन शेल अराउंड द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर। नाउ जब आप सॉल्ट ऐड करते हो, सपोज आपने सोडियम क्लोराइड ऐड किया, तो क्या होता है, अब सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन सोडियम क्लोराइड विल बी ब्रोकन डाउन इन द वाटर, और उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएंगे अलग अलग। अब ये सोडियम आयन क्या करेगा, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो ये जाके इंटरफेयर करेगा इस हाइड्रोजन शेल को, ये जो हाइड्रेशन शेल है, ठीक है, इसको इंटरफेयर करेगा सोडियम आयन। ये क्या करेगा, इट विल इंटरैक्ट विद द फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करेगा और हाइड्रेशन शेल को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, वीकन अप करेगा, अभी तो ये वीकन अप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रेशन शेल जो है वो वीक हो जाएगी और सोडियम आयन वुड इंटरैक्ट विद द फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो डीएनए की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, ये कम हो जाएगी। ठीक है, वीक हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, डीएनए की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है एडिशन ऑफ इथेनॉल। नाउ इथेनॉल इज एडेड। तो जब इथेनॉल ऐड करते हैं या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐड करते हैं, तब फाइनली डीएनए की प्रेसिपिटेशन होती है। तो वो कैसे होती है, इसको समझते हैं। हैपन्स जब आप इथेनॉल डालते हो, इथेनॉल से क्या होता है बेसिकली, ये जो फॉस्फेट ग्रुप और सोडियम आयन की जो इंटरैक्शन होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, वंस यू ऐड इथेनॉल, जब आप इथेनॉल डालते हो तो उससे फॉस्फेट ग्रुप और सोडियम आयन के बीच की जो इंटरैक्शन होती है, जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, कूलम्स लॉ कहता है कि विद इन द सॉल्वेंट जो दो अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं, हमारे केस में Q1 क्या है, सोडियम आयन, और Q2 क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फोर्स विद किसी भी कोई भी जो सॉल्वेंट है, सपोज वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो वाटर सॉल्वेंट जो है उसमें जो इंटरैक्शन होगी Q1 और Q1 सोडियम आयन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वाटर में कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ER के ऊपर। ER क्या है, ER इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए तो वो क्या है, वो है 80। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे आप 80 डालोगे, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम आयन विद इन द वाटर वुड बी 80 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्गर। ठीक है, 80 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्गर होगा। वहीं पे अगर आप इथेनॉल को देखें, इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट देखें, तो इथेनॉल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज़ 24, विच इज़ लेस देन द वाटर। वाटर से कम होता है इसका,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो अगर आप यहाँ डालोगे ER की जगह पे, तो आप क्या देखोगे कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन विद इन द इथेनॉल, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो 24 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, 24 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप वाटर के साथ कंपेयर करें तो जो इंटरेक्शन होगी सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की विद इन द वाटर, ये इंटरेक्शन ज़्यादा वीक होगी इथेनॉल के कंपैरिजन में। अगर इथेनॉल में डालोगे तो जो इंटरेक्शन होगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, और वाटर में जो इंटरेक्शन होगी वो इन दो आयंस के बीच में वो होगी, ठीक है, वाटर में वीक होगी, इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सो ये दिस इज़ अ साइंस बिहाइंड द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि वंस यू ऐड इथेनॉल, ठीक है, तो ये DNA के थ्रेड्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, DNA जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कई मेथड्स होते हैं जहाँ पे कहते हैं कि आप चिल्ड इथेनॉल या चिल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल करो। तो चिल्ड इथेनॉल या चिल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करने के पीछे रीज़न होता है कि चिल्ड कंडीशन में DNA की जो प्रेसिपिटेशन है वो बेहतर होती है, ठीक है। ठंडे टेम्परेचर में प्रेसिपिटेट आउट होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है, और गर्म टेम्परेचर में डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, डिज़ोल्व स्टेट में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है ना, ठीक है। टेम्परेचर का होता है ना, हायर द टेम्परेचर मोर द सॉल्युबिलिटी, लोअर द टेम्परेचर लेस द सॉल्युबिलिटी। तो वही कॉन्सेप्ट होगा कि कहीं कहीं पर चिल्ड अल्कोहल यूज़ करने के लिए कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे, so the next step in DNA isolation is the purification step. तो प्यूरिफिकेशन स्टेप में क्या है, उसमें DNA प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है, तो अब आप क्या करोगे, वो जो DNA थ्रेड्स होते हैं उनको आप निकाल के अलग फ्रेश कंटेनर में रख लोगे अगर आप घर पे कर रहे हो तो, ठीक है। और फिर आप वो जो उसको ड्राई होने देते हो, ठीक है, क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। तो एक बार इथेनॉल ड्राई आउट हो जाएगा तो फिर आप वो जो DNA का आपका पैलेट आया या DNA का जो आपका प्रेसिपिटेट आया है उसको आप फिर वाटर में डिज़ोल्व करके आप रख सकते हो, ठीक है। लैब में जब हम करते हैं तो हम जो DNA प्रेसिपिटेट आता है हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, वो जो ट्यूब जिसमें DNA प्रेसिपिटेट आता है उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, तो DNA का नीचे पैलेट बन जाता है, और फिर हम वो जो इथेनॉल है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप आता है वॉशिंग स्टेप, ठीक है। तो क्योंकि जो हमने सॉल्ट ऐड किया हुआ है तो एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करने के लिए एक वॉशिंग स्टेप भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम प्रेसिपिटेट आउट करना होता है हमें DNA को, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 100% इथेनॉल, okay, 100% इथेनॉल इज़ यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ DNA, ठीक है। जब उसके बाद जब हमने वॉशिंग देनी होती है टू रिमूव द एक्स्ट्रा सॉल्ट, ठीक है, हमें वॉशिंग देनी होती है ताकि जो उसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 70% इथेनॉल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 70% इथेनॉल है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उसमें 70 पार्ट्स इथेनॉल के होंगे और 30 पार्ट वाटर होगा। तो वाटर में क्या होता है कि सोडियम सॉल्ट है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो जो सॉल्ट होता है, एक्सेस सॉल्ट होता है वो वाटर में आ जाता है और फिर दैट इज़ रिमूव्ड, ठीक है। वॉशिंग देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर वो जो 70% इथेनॉल होता है उसको थ्रो कर देते हैं, ठीक है। अब जो आपका DNA आता है, ठीक है, आपकी जनरली वी यूज़ इपेंडॉफ, उसमें आपका जो DNA नीचे पैलेट होता है, ठीक है, उसको आप ड्राई होने के लिए छोड़ देते हो, ठीक है। और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो फिर आप उसमें डबल डिस्टिल वाटर डाल के उसको डिज़ोल्व कर लेते हो, ठीक है, ठीक है। आफ्टर आइसोलेशन ऑफ DNA वी चेक द प्योरिटी ऑफ DNA। ये जो आपने DNA आइसोलेट किया है वो कितना प्योर है, उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, केवल DNA ही है ना। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द मेजर ऑफ 260 बाय 280 नैनोमीटर्स। हम क्या करते हैं कि वो जो सैंपल होता है हमारा, ठीक है, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद जो DNA का सैंपल होता है, ठीक है, उसकी हम OD लेते हैं, हम उसकी OD लेते हैं एट 260 नैनोमीटर्स
हम उसके लिए ओडी लेते हैं सेम सैंपल की एट 280 नैनोमीटर्स, फिर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो रेशियो है वो आइडियली 1.8 आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डीएनए बिल्कुल प्योर है तो आपका जो 260/280 नैनोमीटर्स का जो रेशियो है वो आना चाहिए 1.8 आइडियली, बट ऐसा होता नहीं है, ये कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक रेंज हम लेके चलते हैं, दैट इज़ 1.6 to 2। तो अगर आपका जो प्योरिटी है, अगर आपका जो 260/280 नैनोमीटर की जो वैल्यू है वो 1.6 से 2 के बीच में अगर आती है तो हम कहते हैं कि ओके डीएनए इज़ गुड, ठीक है। जो आइसोलेट हुआ है वो सही आइसोलेट हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो रेशियो है वो कम आ रहा है, ठीक है, अगर आपका रेशियो 1.6 से कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 280 नैनोमीटर्स पे जो आपने ओडी ली थी वो ज़्यादा होगी ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होता है उसका जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होती है, उसका जो लैम्डा मैक्स होता है दैट इज़ 260 नैनोमीटर्स, ठीक है। और जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनका जो लैम्डा मैक्स होता है यानी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो होती है वो होती है 280 नैनोमीटर्स पे, ठीक है। तो अगर प्रोटीन होगा, अगर आपने डीएनए आइसोलेट किया और डीएनए के साथ प्रोटीन भी है तो आपकी 280 नैनोमीटर्स पे जो वैल्यू होगी ओडी होगी वो ज़्यादा होगी, तो उससे आपका जो रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6 से अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो सैंपल है डीएनए है उसमें प्रोटीन्स की कंटामिनेशन है, प्रोटीन्स भी साथ में आ गए हैं, ठीक है। और वहीं अगर आपका जो रेशियो है वो 2 से अबव आ रहा है, इसका मतलब है कि 260 नैनोमीटर्स पे ओडी ज़्यादा आई है, ठीक है। तो वो तब होगा जब आपका जो सैंपल है वो डीएनए के साथ साथ आरएनए भी साथ में आ गया है, ठीक है। तो आरएनए की कंटामिनेशन होगी तो जो रेशियो है वो 2 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज 260 नैनोमीटर्स पे जो एब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो एब्जॉर्बेंस है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा ओडी होगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू चेक द प्योरिटी ऑफ योर डीएनए। अच्छा, अब उसके बाद कई ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जहाँ पर प्रोटीन्स को रिमूव किया जाता है सैंपल में से, ठीक है। देयर आर मेथड्स वेयर प्रोटीन्स आर रिमूव फ्रॉम द सैंपल, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो डीएनए प्रेसिपिटेशन में इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है ये सॉल्टिंग आउट प्रोटोकॉल है, ये सॉल्टिंग आउट मेथड है, ठीक है। डीएनए को सॉल्टिंग आउट से आप प्रेसिपिटेट करते हो, ठीक है। यू प्रेसिपिटेट आउट डीएनए बाय एडिंग सॉल्ट। तो अब प्रोटीन्स भी सॉल्टिंग आउट मेथड से प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं, तो प्रोटीन्स की इंटरफेरेंस हो सकती है, इसीलिए देयर आर मेथड्स जहाँ पे प्रोटीन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल। जैसे कि देयर इज़ वन मेथड कॉल्ड फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल। तो उसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल एक पर्टिकुलर रेशियो में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ एडेड टू द सैंपल। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रोटीन्स हैं सैंपल के वो सारे के सारे फिनॉल क्लोरोफॉर्म और आइसोमाइल अल्कोहल में आ जाए, ठीक है। बिकॉज ये अलग सॉल्वेंट्स होते हैं, दे आर डिफरेंट सॉल्वेंट्स एंड दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और यहाँ पे जब प्रोटीन्स आ जाते हैं तो दे कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। तो आपका जो एक्वस मीडियम है उसमें डीएनए रहता है और फिनॉल क्लोरोफॉर्म और आइसोमाइल अल्कोहल में आपका प्रोटीन्स आ जाते हैं सैंपल के, तो वो रिमूव हो जाते हैं और फिर उससे डीएनए जो है वो दैट कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्वस मीडियम, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।